बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर ऑर्गेनिक का। नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिछली लेक्चर में, पिछले क्लास में हम लोगों ने IUPAC नेम कंप्लीट किया है और कुछ बेसिक बातें भी उस चैप्टर में थी। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें जो आपको पढ़ना है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। जो स्पेशली आपको इसमें पढ़ना है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। लेकिन केवल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही नहीं, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या है पहले ही आपको बता दें। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये तीन इफेक्ट हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात तब करते हैं जब आप अटैकिंग रीजन जान जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इनके बारे में जान जाते हैं, तब बात करते हैं। उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर आप सभी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, मतलब कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी के बारे में जानते हैं। कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, इन सब के बारे में भी जानते हैं। फिर आप एसिडिक स्ट्रेंथ, कोई कंपाउंड अगर एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है तो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड आपको दिए गए हैं तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, कैसे पहचानेंगे, इनकी बात करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। अटैकिंग रीजेंट की भी इसी में बात की जाएगी। कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल में कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट की भी बात करी जाएगी इसमें। तो कहने का मतलब चैप्टर बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट का है। अगर ये आता है तो ऑर्गेनिक आता है, अगर ये नहीं आता है तो ऑर्गेनिक मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चैप्टर आया तो सब ऑर्गेनिक आया, ये चैप्टर नहीं आया तो ऑर्गेनिक नहीं आया। ये चैप्टर अगर आपको नहीं आया तो ऑर्गेनिक समझिए नहीं आया, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को ऑर्गेनिक समझना। और जो व्यक्ति इस चैप्टर को भली भांति समझता है, जानता है, इसके खेल को समझता है, वो ऑर्गेनिक को समझता है, ऑर्गेनिक के हर क्वेश्चन को वो घुमा फिरा कर चाहे जैसे दे वो कर लेता है। फिर इसके अंदर जैसे कि मैं कोटा में जब पढ़ाता था तो वहाँ पर GOC फर्स्ट, GOC सेकंड, 2 नाम से चैप्टर चलता था, जिसमें पहले पार्ट में हम लोग जितनी चीज़ें मैंने बताई आपको वो कराते थे, केवल अटैकिंग रीजन नहीं कराते। दूसरे पार्ट में जाते थे तो अटैकिंग रीजेंट, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इतने रिएक्शन भी कराते थे इसके साथ। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट पार्ट को पूरा GOC नाम दे दिया है और जो सेकंड पार्ट है वो चैप्टर वाइज कराता हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ज़रूरत है और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की ज़रूरत है हमें एल्कीन एल्काइन में। तो मैं एल्कीन एल्काइन जब स्टार्ट करता हूँ तो इसको पढ़ाता हूँ। एल्कीन एल्काइन की प्रिपरेशन में एलिमिनेशन रिएक्शन की ज़रूरत है तो मैं वहाँ एलिमिनेशन पढ़ाता हूँ। मतलब एल्कीन एल्काइन में हमारा E1, E2, E1, CB और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैं वहाँ हेडिंग डाल के पढ़ाता हूँ और उसके बाद फिर रिएक्शन पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ताकि जहाँ ज़रूरत हो वहीं पढ़ा के और उसके
जस्ट बाद आप उसको अप्लाई कर सके। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जीओसी सेकेंड नाम से चैप्टर पहले पढ़ा दिया और उसके बाद जब स्टार्ट करते हैं उन चीज़ों को, तब तक वो भूल चुका रहता है आपको, तो वो बार बार क्या होता है, याद करना पड़ता है। अब जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पीरियडिकल एडिशन रिएक्शन तो एल्कीन एल्काइन में आ गया, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में आता है। तो जब एल्डिहाइड कीटोन आता है तो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आप एल्कीन में पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका एरोमेटिक कंपाउंड में चला जाता है। तो जब हम हाइड्रोकार्बन में 11th का जो टॉपिक हाइड्रोकार्बन, उसमें जब हम एरोमेटिक रिंग के रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बताते हैं, वहाँ से चालू होता है। तो इससे क्या होता है कि चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अदरवाइज क्या होता है कि चैप्टर कंप्लीट ना होने से, मिक्सअप करा देने से क्या होता है कि जब बच्चा पर्टिकुलर चैप्टर कर रहा होता है या अपनी ही नोट्स को अपने छोटे भाई 11th में पढ़ रहा है उसको देना चाहता है तो कैसे दे, या वही वीडियो दिखाना चाहता है तो कैसे दिखाए, क्योंकि वो चीज़ तो वहाँ बताई गई है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए। और दूसरा ये है कि कोई चीज़ 1 महीना पहले पढ़ी गई है और उसको आगे चल के अप्लाई करने में दिक्कत थोड़ी होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में हो गया। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यह आ जाता है एल्काइल हैलाइड में, एल्कोहल में, ईथर में, SN1 SN2 SNI। तो SNI मतलब इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SNI। तो ये एक तरीके से रीअरेंजमेंट कहाँ पढ़ाना है, एलिमिनेशन कहाँ पढ़ाना है, सब्स्टिट्यूशन कहाँ पढ़ाना है, एडिशन कहाँ पढ़ाना है, ये एक फिक्स है। सब हर चैप्टर का अपना अपना फिक्स है। तो हम इसको ऐसे, मैं मतलब स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ। और हमारा जो जीओसी जो चैप्टर का नाम है, इसमें हमारा सभी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, एसिडिक स्टेन, बेसिक स्टेन, एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इतना चीज़ जो है वो इधर चलता है और बाकी का फिर बाकी आता है। तो इनकी ज़रूरत आपको अब पढ़ने वाली है, क्योंकि आप लोग IUPAC पढ़ चुके हैं। मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अल्फा हाइड्रोजन, होमोलोगस सीरीज़, कार्बन कितने टाइप के होते हैं, हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं, एल्काइल हैलाइड कितने टाइप के होते हैं, अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं, एमीन कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें बता दी। IUPAC में भी मैंने आपको सब बता दिया कि बाईसाइक्लो का IUPAC बता दिया, स्पाइरो का IUPAC बता दिया, साइक्लो का बता दिया, एरोमेटिक का बता दिया, ओपन चेन का तो हम स्टार्टिंग से पढ़ ही जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से लगभग मोर देन 50 एग्जाम्पल मैंने खुद दिए हुए हैं आपको। तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद फिर मैंने आपको असाइनमेंट दे रखा है, तो आप लोगों ने असाइनमेंट में कोई डाउट अभी नहीं पूछा है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को अच्छे से आ रहा है। चलिए अब GOC स्टार्ट करते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आपको पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट को ही रेजोनेंस इफेक्ट भी हम बोलेंगे। थर्ड है
हाइपर कंजुगेशन, फोर्थ है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये जो तीन स्टार्टिंग के इफेक्ट है ना, ये परमानेंट है। ये जो स्टार्टिंग के तीन इफेक्ट हैं ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट। ठीक, ये परमानेंट है। परमानेंट का मतलब क्या है, परमानेंट का मतलब है कि जैसे कोई कंपाउंड आपने ले लिया, कोई भी कंपाउंड आपने ले लिया, उसमें इनमें से जो भी इफेक्ट लग रहा हो या सारे लग रहे हो, वो कंपाउंड किसी भी हालत में हो, वो रिएक्शन कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, ऐसे ही किसी कंटेनर में पड़ा हो, तब भी ये इफेक्ट लग रहे होंगे उस पर। इसीलिए इसको परमानेंट इफेक्ट बोला जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के बारे में अभी तो आप नहीं जानते हैं। जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोई चीज़ पढ़ाना, तो अभी तो आप नहीं जानते हैं कि इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ अगर, कि इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट भी लग रहा है, इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, और ये तीनों ही इफेक्ट इसके अंदर लग रहे हैं इस समय। मैंने कोई एक इफेक्ट वाला एग्जाम्पल ले लिया, मैंने तीनों इफेक्ट वाला एग्जाम्पल ले लिया। ये तीनों ही इफेक्ट इसके अंदर लग रहे हैं और तीनों ही इफेक्ट लगातार लग रहे हैं। मतलब कि ये कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड से या रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है, करने वाला है, तो भी ये इफेक्ट तीनों लग रहा है इसके अंदर, या लगेगा आगे भी चल के। और नहीं कर रहा है, खाली ऐसे ही इस कंपाउंड को किसी कंटेनर में भर के रख दिया गया है, तो भी ये इफेक्ट लगता जा रहा है। लेकिन ये वाला इफेक्ट परमानेंट नहीं है, ये टेम्परोरी इफेक्ट है। यहाँ पे टेम्परोरी इफेक्ट लिख लीजिएगा आप लोग। ये टेम्परोरी इफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने पर ही लगता है। तो अब किसी रिएजेंट का अटैक अगर इस पे हो रहा होगा तो इसका मतलब रिएक्शन हो रहा होगा। जब रिएक्शन हो रहा होगा तो वो ये इफेक्ट लगेगा, और अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो ये इफेक्ट नहीं लगेगा। मतलब जब तक कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तब तक ये इफेक्ट लगता ही नहीं है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिएक्शन होने के चांस बनते हैं, ये इफेक्ट लगना स्टार्ट होता है। तो भाई ये कंडीशन वाली इफेक्ट है कि भाई रिएक्शन होगा तो लगेगा, रिएक्शन नहीं होगा तो नहीं लगेगा। तो इसलिए इसको परमानेंट इफेक्ट नहीं बोला जा रहा। लेकिन ये तीनों क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। क्लियर होगा? तो अब जो हमारा पहला इफेक्ट है इसमें, वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है। पहला इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट में हेडिंग डाल लीजिए पहले, इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, इसको आई इफेक्ट भी बोला जाता है, आई इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट को ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। ट्रांसमिशन इफेक्ट,
तो आप चाहें तो ये बात भी लिख सकते हैं, और करके ट्रांसमिशन इफेक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखिए इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, it is a permanent effect in which partial displacement of sigma electron, partial displacement of sigma electron ब्रैकेट में लिखिएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा इलेक्ट्रॉन पेयर इन सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे दो बॉन्ड आपने ये कंपाउंड की, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, तो यहाँ पर आपने कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाया होगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में, इसको क्या बोला जा रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट विच in which partial displacement of sigma electron towards more electronegative atom takes place, more electronegative atom की तरफ क्या होता है। अब जैसे क्या समझाएं आपको, मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है, कार्बन है, मान लीजिए फ्लोरीन है। पर फ्लोरीन को आप जानते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऑर्डर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब फ्लोरीन आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होगा, और भी बॉन्ड बने हुए हैं इसके, ठीक है, और भी बॉन्ड क्या है, बने हुए। तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फ्लोरीन क्या करता है, इस दो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो फ्लोरीन पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। ये जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, फ्लोरीन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट बोला जा रहा है। यही जो थोड़ा सा खिसका दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट बोला जा रहा है, ठीक है। तो जरा आप मेन पॉइंट्स ऑफ आई इफेक्ट लिखिएगा, कुछ पॉइंट लिखा देते हैं आपको, ये बना लीजिएगा और ऐसे ही बनाइएगा। अभी इसमें और भी चीज़ें बनाएंगे, ज़रूरत जैसे जैसे आएगी। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। It is arise due to electronegativity difference. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ड्यू टू पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल चार्जेस आर अराइजेस। Partial charges are arises.
नेक्स्ट पॉइंट, दिस इफेक्ट is operated through sigma electron only. This effect is operated through sigma electron only. Sigma electron only. That is, it is the property of only sigma bond. It is the property of only sigma bond. केवल सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी है ये, पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा या फोर्थ पॉइंट जो भी हो, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। मीनिंग क्या है इसका? लिखवा तो देंगे अभी, स्टेटमेंट पूरा लिख लेंगे। जैसे फ्लोरीन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो इस कार्बन ने क्या करा कि अपने पीछे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को इसने खींचा। इस कार्बन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को खींचा, और जब इस कार्बन अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियल और पार्शियल मतलब दो डेल डेल प्लस का मतलब ये नहीं हुआ कि ज़्यादा चार्ज हो गया, इसको बोलते कम में भी कम हो गया। मतलब पहले तो ये पार्शियल पॉजिटिव था, मतलब कम पॉजिटिव था, ये और कम पॉजिटिव है। अब क्या हुआ कि जैसे इसने कार्बन ने खींचा, तो पीछे वाले कार्बन का फिर इसने खींच लिया, ठीक है। तो ये क्या है कि ऐसे तो देखा जाए तो जैसे कि आप एक पत्थर फेंक दे तालाब में, स्विमिंग पूल में या नदी में फेंक दें, तो जो लहर उठती है, वेव उठती है पत्थर फेंकने से, वो कुछ दूर जाने के बाद ऐसे समाप्त हो जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वो वेव समाप्त हो गई होगी? नहीं, उस वेव की हलचल एंड तक जाती है। जो भी तालाब है या स्विमिंग पूल है, रिवर में भी एंड तक ही जाती है, लेकिन आपको तो नहीं दिखेगा क्योंकि रिवर में और भी तरह की हलचल हो रही होती है, इसलिए वो एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो वो कैंसिल होता रहता। लेकिन जैसे छोटी जगह पर आप ये देख सकते हैं, जब बाल्टी में आप देख सकते हैं कि बाल्टी आपने एक पानी ले लिया और उसके अंदर एक छोटा सा कंकड़ डाल के देखो तो आपको लहर ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो वहाँ जो लहर दिख रही है वो उस स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा दिख रही है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तालाब में तो जैसे थोड़ी देर बाद के जो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये फ्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, इस कार्बन ने इस कार्बन से खींचा, इस कार्बन ने इस कार्बन से खींचा, ये चल तो रहा है, लेकिन आगे जाके इसका इफेक्ट इतना कम हो जा रहा है कि दिख नहीं रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे तालाब में आपने एक पत्थर फेंका, तो वो जो वेव चल रही है वो चलेगा तो पूरा तालाब के जो किनारे तक जाएगा, लेकिन थोड़ी दूर बाद ये दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इफेक्ट नेग्लेजेबल हो जाएगा। इफेक्ट क्या हो जाएगा? नेग्लेजेबल हो जाएगा। तो 3 कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट को दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो ये पॉइंट आप जैसे लिख रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट and it decreases जैसे देखिए यहाँ 3 जो यहाँ मैंने ज़्यादा खींचने को ऐसे दिखाया है, 3 बार ऐसे, यहाँ थोड़ा कम खींचा जा रहा है, यहाँ थोड़ा और कम खींचा जा रहा है, तो इसको यहाँ 3 एरो दिखा दिया, यहाँ 2 दिखा दिया है। तो इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ये सोर्स है हमारा, फ्रॉम द सोर्स,
फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, फुल स्टॉप। आफ्टर थर्ड कार्बन ऑफ द चेन, आफ्टर थर्ड कार्बन ऑफ द चेन it becomes negligible. After third carbon of the chain it becomes negligible. 3 कार्बन के बाद ये क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। जैसा मैंने आपको कहा कि तालाब में थोड़ी देर बाद वो दिखना बंद हो जाता है, तो नेग्लिजिबल हो जाता है। वैसे 3 कार्बन के बाद ये क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो भी 5वां नंबर 6ठा नंबर जो भी हो। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज जीरो। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज जीरो। अब जैसे मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लगा भी दूँ तो आप, जैसे मैं शुरुआत में लगा देता तो आप बोलते कार्बन हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में हाइड्रोजन के इंडक्टिव इफेक्ट को जीरो माना जाता है। मतलब ना ये किसी से खींचता है ना कोई इससे खींचता है, समझ गए। तो इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। 3 कार्बन तक आपको दिखाना है, उसके बाद नहीं दिखाना है, ठीक। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 2 टाइप का होता है। या तो जो सोर्स है या जो भी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और या तो डोनेट करेगा, या तो खींचेगा या तो डोनेट करेगा। तो आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट, टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, ये तो डैश है भैया, माइनस नहीं है ना, और ये है माइनस आई इफेक्ट। एक है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा क्या है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट के नीचे थोड़ा सा लिखिएगा, माइनस आई इफेक्ट के नीचे थोड़ा सा लिखिएगा। मतलब ऐसा भी मत लिखिएगा कि लंबी लाइन खींच जाए, जरा सा इसके नीचे ऐसे लिखिएगा, जरा सा इसके नीचे, पहले इसके नीचे लिख लीजिएगा। लिखिए, इट इज अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इट इज अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को शॉर्ट में ERG बोल दीजिए ब्रैकेट में, क्योंकि बार बार आप इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप शब्द लेकर आएंगे, तो ERG बोल देना अभी सही है। अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और उसमें लिखेंगे इट इज अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की। तो पहला हेडिंग इसमें डाल दीजिए क्या, प्लस आई इफेक्ट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ERG। भाई हमारा तो नीले से हेडिंग भी पड़ता है, नीले से लिख भी देना, हमारे पास 2 ही कलर है ना भाई। कई बच्चे होते हैं, मैं लिखने बैठते हैं तो मैं देखता हूँ कि 56 तरह के जो है कलर लिए रहते हैं। और क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मैंने देखा कि जैसे
बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक लोग हैं, जवान लोग हैं, वो अपने या तो कोई ऐसा टाइम हो जिसमें उनको गोलियां चलानी पड़ रही हो, या फिर अपने प्रैक्टिस के टाइम पर वो जिस तरीके से खट 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 बदलते हैं अपना, वैसे ही बच्चे खटाखट खटाखट वो बेंच पे पेन रखने की आवाज़ ऐसे आती है कि एक साथ फटाक से लिख रख रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, फिर फटाक से रख रहे हैं, फिर उठा रहे हैं। क्योंकि टीचर, जैसे मैं अपनी क्लास की बात हूँ, दूसरे क्लास का तो नहीं पता, तो मैं अपनी क्लास में जब बोल रहा रहता हूँ तो फिर टाइम नहीं देता ना बहुत ज़्यादा उनको, तो वो इतना तेज़ लिखना स्टार्ट करते हैं कि और एकाक लोगों का छूट जाता है, तो जिसका छूट जाता है वो बगल वाले से देख रहा होता है। मैंने कई बार ऐसा देखा कि वो जिससे देख रहा है उसका भी छूटा हुआ है, और वो पूरी लाइन से पूरा का पूरा बेंच छूटा हुआ है। तो होता क्या है कि एक बेंच पे एक बच्चा लीडर होता है, जो मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक आदमी का कमिटमेंट उसमें है कि मैं सर के साथ चलूँगा, तुम लोग मेरे में से लिख लेना। ये कुछ दिन बाद उनके अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। और जो ये दावा किया है या वादा किया है कि मैं सर के साथ चलूँगा या चलूँगी, वो जैसे ही छूटा बाकी सब छूटे। तो वो खटर खटर की आवाज़ उनकी बेंच से जैसे ही आना बंद होती है, पता चल जाता है कि ओ, ये कहानी लग गई इन लोगों की। तो फिर मैं अक्सर बोल देता हूँ या किसी को मज़े लेने लगता हूँ उसी में, तो ताकि ये लोग लिख लें अपना, जो भी बच्चा जिसका भी छूटा हो। तो लेकिन ऑनलाइन में तो मज़ेदार है ना भाई आप लोगों के लिए, आप तो ऐसे करके रोक लेते हैं कि भाई 2 मिनट रुक जाओ, बोल रहे हो कब से, हमको लिख लेने दो। यहाँ बड़ा सही है। तो ड्यू टू क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ERG, ठीक है। तो अब आप इसमें कुछ पॉइंट है जो आप ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या है भैया, R जिसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, R। एल्काइल ग्रुप आर जनरली +I ग्रुप। मतलब एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो +I ग्रुप होते हैं, वो +I इफेक्ट ही शो करते हैं। जनरली बोला है यहाँ पे भी, पर पक्का नहीं बोल दिया इसने, तो जनरली बोला कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, वो +I ग्रुप होता है, वो शो करता है। अब कैसे +I शो करता है, तो अब जैसे एक CH3 ग्रुप है कहीं लगा हुआ है, या CH3 या CH2 CH3 है, या CH2 CH2 CH3 है, या और बड़ी चेन बनाते जाइए। जैसे जैसे ये चेन बढ़ती जा रही है, +I इफेक्ट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये नीचे आ रहे हैं तो +I इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक CH3 लगा हुआ है तो +I इफेक्ट है, CH2 CH3 लगा हुआ है तो +I इफेक्ट बढ़ गया, CH2 CH2 CH3 लगा है तो +I इफेक्ट और बढ़ गया। लेकिन ये सब प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी ये तो सुपर प्राइमरी बोला जाता है। प्राइमरी में तो 4 कार्बन वाला है तो भी प्राइमरी, 5 कार्बन वाला है तो भी प्राइमरी। लेकिन ये सब जितना चेन बढ़ता जा रहा है कार्बन का, +I इफेक्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप ले लेते हैं CH2 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 CH3, आपने ले लिया CH CH3 CH2
CH3, ये आपने ले लिया CH3 CH3 CH3। तो ये कौन है? तो ये प्राइमरी है। ये कौन है? तो ये सेकेंडरी है। ये कौन है? तो ये टर्सरी है। और आप ऊपर से नीचे यहाँ भी आ रहे हैं। तो जब आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में चुनना होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले तो प्राइमरी लिया था लेकिन कार्बन के नंबर बढ़ा रहे थे, अब कार्बन के नंबर नहीं बढ़ा रहे हैं, केवल प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी बना दे रहे हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो भी प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। समझ पा रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि एल्काइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। लेकिन एक्सेप्शन भी है भाई, है? बिना एक्सेप्शन के तो दुनिया है ही नहीं। मान लीजिए कि अब एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्शन ऐसे बॉक्स में बना के लिख दिया जाए, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? मान लीजिए आपको RMgX मिल गया, तो यहाँ पे ये जो है वो माइनस आई लगा देगा क्योंकि खींचेगा। मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। जैसे RZnX है तो यहाँ पर भी ये माइनस आई लगा देगा, यहाँ पे प्लस आई नहीं लगाएगा। ये एक्सेप्शन है। समझ रहे हैं ना? ऐसे एग्जांपल लेकर बता दें कि CH3 CH2 CH2 MgCl है तो यहाँ पर ये माइनस आई लगाएगा। तो कहने का मतलब है कि एल्काइल ग्रुप शोज माइनस आई व्हेन इट डायरेक्टली अटैच विद मेटल। एल्काइल ग्रुप शोज माइनस आई इफेक्ट when it directly bonded with metal। अब मेटल से जुड़ा हुआ है तब तो क्या करेगा? माइनस आई लगाएगा। वरना वैसे एल्काइल ग्रुप प्लस आई लगाता है, लेकिन एक्सेप्शन भी है जो याद रखना है आपको, ठीक है? अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की बात करें आप तो sp कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद sp2 कार्बन की, फिर sp3 कार्बन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है? तो अगर आप ऐसे लिख दें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तब इसके देखो दो पार्ट है, एक ये है और एक ये है, ठीक है? तो अब देखिए ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन कैसा है? sp3 है। तो sp3 कार्बन होने के कारण ये कैसा है? sp3 है और ये कैसा है? sp2 है। तो अब ये होने के कारण ये sp2 वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये प्लस आई लगाएगा और ये माइनस आई लगाएगा, ठीक है भाई? ये खींचेगा, ये लेगा। बिना प्लस आई का माइनस आई दुनिया में नहीं होता, या बिना माइनस आई का प्लस आई दुनिया में नहीं होता।
मेरी बात समझे आप? कहने का मतलब ये है कि एक आदमी अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरा दे रहा है। अगर आपने किसी गरीब को 100 रुपया दिया तो आपने उसकी मदद करी या उसने आपकी मदद करी, तो आपको लगेगा कि सर मैंने उसकी मदद करी। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जर्वर हैं, केवल अपने आप को देख रहे हैं। आप ऑब्जर्वर हैं, केवल अपने आप को देख रहे हैं। आपने उस गरीब की मदद क्यों करी, बस एक बार विचार करके देखिएगा तो आपको लगेगा कि मैं कुछ पुण्य कमाना चाहता था, मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता था जिससे कि ऊपर वाला खुश हो, और ऊपर वाला खुश हो और मुझे और सुख समृद्धि दे, आमदनी दे, या अपने चरणों में जगह दे। तो वो आप जो, ये भी आपका एक स्वार्थ था। आपने 100 रुपया जो उसको दिया है वो क्यों दिया है, अगर जब आप ये बात पूछेंगे तो आपका सारा घमंड निकल जाएगा उसी दिन, जिस दिन आप ये सोचते हैं कि मैं गरीबों की बड़ी मदद करता हूँ। तो वो जो अंदर से आपने आपको लग रहा था कि आपने उसकी मदद की, अगर आप दूसरे तरीके से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि उसने आपकी मदद की आपके पापों को कम करने में, उसने आपकी मदद की, आपने उसकी गरीबी को कम करने में उसकी मदद की, उसने आपके पापों को कम करने में आपकी मदद की। मतलब दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी है। देखा जाए तो दोनों ने क्या करा है, एक दूसरे की हेल्प करी है। यही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जब तक कोई देने वाला नहीं होगा, लेने वाले का कोई अस्तित्व नहीं है, और जब तक कोई लेने वाला नहीं होगा, देने वाले का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि वो जैसे रिडॉक्स रिएक्शन था तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है तो प्लस आई के बिना माइनस आई है दुनिया में हो ही नहीं सकता, माइनस आई के बिना प्लस आई दुनिया में हो ही नहीं सकता। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा ले रहा है। आप ही देखिए ना कि अभी थोड़ी देर पहले एक एल्काइल ग्रुप को फ्लोरीन के साथ जोड़ा था आपने, तो आप ये बोलेंगे कि फ्लोरीन ने एल्काइल ग्रुप पे माइनस आई लगाया क्योंकि फ्लोरीन ने खींचा। तो आप ये भी तो बोलेंगे कि एल्काइल ग्रुप ने फ्लोरीन पे प्लस आई लगाया क्योंकि एल्काइल ने फ्लोरीन को दिया। तो भाई जाहिर सी बात है कि एक का प्लस आई और दूसरे का माइनस आई, तो बिना प्लस आई का माइनस आई दुनिया में नहीं होता। हम क्या विचार कर रहे हैं, हम देखते कोई केवल एक है। जैसे अभी हमारा टारगेट है एल्काइल ग्रुप, तो हम देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप का प्लस आई। फिलहाल हम इसकी बात नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं कि ये होता है ही नहीं, दुनिया में पाया ही नहीं जा रहा। आपका ऑब्जर्वेशन कहाँ है, आप क्या देख रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर आप ये बोले कि बेंजीन रिंग पर ये CH3 प्लस आई लगाएगा, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि बेंजीन रिंग CH3 पे माइनस आई लगा रहा है। तो आप ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है। आपने ऑब्जर्व किया CH3 का इफेक्ट बेंजीन रिंग पे, तो आपने प्लस आई बोला। अगर आप यही ऑब्जर्व करते कि बेंजीन रिंग का इफेक्ट है CH3 पे, तो आप बोलते माइनस आई, माइनस आई। तो हमारी क्या है, हमारी जो है आदत पड़ गई है क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ने की, कि जैसा क्वेश्चन आता है वैसे ही बुक में दिया हुआ है उसी तरीके से हम पढ़ते हैं। और वही कारण है कि हम एक ही चीज़ बोलना सीख गए हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिना पहले के दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे चलिए इसको हटाए, एक और एग्जाम्पल लेके बताए आपको। जैसे जो अभी आपने लिया था CH2CH, वही CH2CH अब यहां देखें अगर आप, तो वही CH2CH यहां देखें तो अब ये sp2 है और ये sp है।
तो अब वही CH2CH यहाँ पर क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने लगा। आप क्या दिखा दिया, प्लस आई, और यहाँ इसने क्या दिखा दिया, माइनस आई, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो किसको देगा, कोई तो लेने वाला होगा, या इलेक्ट्रॉन लेगा तो किससे लेगा, कोई तो देने वाला होगा। तो ये समझिए, बात को समझिए, ठीक है। अगला पॉइंट लिखते हैं कि अगर किसी ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज है तो वह हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो एक पॉइंट लिखिएगा, इफ अ ग्रुप हैज नेगेटिव चार्ज, if a group has negative charge, if a group has negative charge, then it is always a plus I group, and in this case electronegativity is not considered, and in this case electronegativity is not considered। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक एटम है, जैसे हम समझाएं आपको, CH3 CH2 CH2O माइनस, ठीक है। अब अभी तो आपने बोला था कि एल्काइल ग्रुप क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन अब आपने पॉइंट किसके लिए लिखा, नेगेटिव, इसके लिए। तो ये प्लस आई दिखा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो अब देखिए, अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं नेगेटिव को, लेकिन एल्काइल ग्रुप को आपने छोड़ दिया, जबकि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो एल्काइल ग्रुप क्या था, प्लस आई इफेक्ट था। अब क्या शो कर रहा है, माइनस आई। लेकिन अब माइनस आई, अब इसको माइनस आई, हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक को प्लस आई लिखना है तो दूसरे को माइनस आई लिखना पड़ेगा, किसी एक को ही दिखाया जाता है। ये अंडरस्टूड है कि ये माइनस आई शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट कंसीडर्ड। मैं कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो आप ये सोचने लगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन को खींचना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये वो नहीं। तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव मत देखिए, सीधे बोला गया है कि नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अब जैसे आपके सामने हो CH3 CH2 CH2 NH, तो ये भी क्या शो करेगा, प्लस आई, ठीक है। तो अब NH हो तो कहने का मतलब कौन है, जैसे O माइनस NH माइनस, जैसे CH2 माइनस, जैसे और क्या COO माइनस, ये सब क्या शो कर रहा है, माइनस लिखा हुआ है लेकिन शो प्लस आई कर रहा है। ये सब क्या शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट लिखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज एन एडिटिव, ADD, एडिटिव मतलब ऐड कर की जा सकती है। इंडक्टिव इफेक्ट इज एन एडिटिव क्वांटिटी like dipole moment, like dipole moment एक एडिटिव क्वांटिटी है, लाइक डाइपोल मोमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट एक एडिटिव क्वांटिटी है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई और माइनस आई की बात नहीं करेगी, यहाँ पूरे इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेगी, चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3 CH2 प्लस, यहाँ पर हो CH3 CH3 प्लस, और वो आपके पास CH3 प्लस। तो अब आप यहाँ पे देखें तो एक CH3 ने यहाँ प्लस आई लगाया है, प्लस आई, यहाँ पे क्या है, 2 प्लस आई है, यहाँ पे क्या है CH3 प्लस आई है,
ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये 1 + i भी लिख लीजिए। चलो 1 + i, 2 + i, 3 + i, तो ये क्या हो रहा है, जोड़ रहा है। जैसे ये CH3 है, इन दोनों का इफेक्ट जुड़ गया, ये क्या हो गया 2 + i हो गया। इन तीनों का इफेक्ट जुड़ गया, ये क्या हो गया 3 + i हो गया। तो ये एडिटिव है। लेकिन लाइक डायपोल मोमेंट बट नॉट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट तो डायरेक्शनल क्वांटिटी भी है ना, तो वो तो कैंसिल भी हो जाता है। वो वाला नहीं है यहाँ पे, कैंसिल वैंसिल नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे केवल जोड़ना ही है। समझ पा रहे हैं? हाँ, एक पॉइंट लिखिएगा नोट करके। एल्केन्स आर नॉन पोलर, नोट करके लिखिएगा। एल्केन्स आर नॉन पोलर। एल्केन्स आर नॉन पोलर। एल्केन, एल्काइल ग्रुप नहीं, एल्केन, पूरा एल्केन नहीं। एल्केन्स आर नॉन पोलर, दैट इज देयर इज नो I effect, there is no I effect, no I effect। ठीक है, अब लिखिएगा ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो देखिए प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्लस आई होता है वो NH- का होता है, फिर O- का, फिर COO- का, फिर टर्सरी एल्काइल ग्रुप का होता है, फिर सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप का होता है, फिर प्राइमरी एल्काइल ग्रुप का होता है, फिर CD3 का होता है, फिर CH3 का होता है, फिर T का होता है, T मतलब ट्राइटियम, फिर D का होता है, फिर H का होता है जिसका कि 0 माना जाता है। समझ पा रहे हैं? समझ गया ना? देख भाई, देख ले, ये लिख लेंगे आप टर्सरी एल्काइल, इसको लिख लीजिए आप सेकेंडरी एल्काइल, इसको लिख लीजिए आप प्राइमरी एल्काइल। ये CD3 रहने दीजिए, CH3 रहने दीजिए, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन लिखना नहीं लिखना जरूरी नहीं है, मतलब हाइड्रोजन लास्ट में लिख के छोड़ दिया जाता है, वो हाइड्रोजन का 0 है। ठीक है, तो ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। ठीक, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। अब बात करते हैं थोड़ा माइनस आई की, है ना भाई, माइनस आई की भी बात कर ली जाए। माइनस आई इफेक्ट की, कि माइनस आई इफेक्ट क्या है। माइनस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, ठीक, किस लिए है भाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ EWG। ठीक, अब माइनस आई इफेक्ट, जैसे कि प्लस आई इफेक्ट में क्या था कि एल्काइल ग्रुप थे, नेगेटिव चार्ज थे। अब माइनस आई इफेक्ट में क्या है कि जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैं वो जब भी रहेंगे तो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। तो अब जैसे अगर बोला जाए कि माइनस आई इफेक्ट, जैसे CH2 है, एक F है, इधर लगा देते हैं F है, जैसे CH है, 2 F है, और C है और 3 F है। तो एडिटिव क्वांटिटी तो था ही भाई, ऐड होता जा रहा है। 1 फ्लोरीन का इफेक्ट है, 2 फ्लोरीन का इफेक्ट है, 3 फ्लोरीन का इफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ठीक है, एक पॉइंट लिखेगा कि पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप ऑलवेज शोज माइनस आई इफेक्ट। पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप ऑलवेज शोज माइनस आई इफेक्ट। जो भी जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। वो बाकी कौन सा इफेक्ट शो करेगा इसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट वो शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये पक्की बात है। बाकी क्या करेगा वो बाद में देखा जाएगा। जैसे NH3 प्लस, जैसे NH3 होता है लेकिन एक बॉन्ड जुड़ रहा है तो प्लस आ रहा है। जैसे OH2 मतलब H2O है लेकिन एक बॉन्ड जोड़ देंगे तो प्लस आ जाएगा। ये BH3 प्लस, तो ये सब क्या है कि प्लस हैं और ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की बात करें अगर आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर माइनस आई के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि sp नाइट्रोजन, sp2 ऑक्सीजन, sp2 नाइट्रोजन, sp3 ऑक्सीजन, sp कार्बन, sp3 नाइट्रोजन, sp2 कार्बन, sp3 कार्बन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाते समय बताया गया है आपको। तो वहाँ से आप ये ऑर्डर याद है नहीं है, यहाँ पे तो कम से कम याद कर ही लीजिएगा कि ये ऑर्डर है और इस ऑर्डर से आपको चलना है। इस ऑर्डर से आप चलेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो कुछ बातें जैसे कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले जो ग्रुप हैं या एटम या ग्रुप ऑफ एटम है वो क्या करते हैं, वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो अब इसमें केवल ये बात आती है कि किसका इफेक्ट ज़्यादा है, किसका इफेक्ट कम है। तो अब सीधी बात ये करते हैं कि ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, देखिए प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर एंड माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, दोनों ही ऑर्डर आपको याद करना चाहिए। दोनों ऑर्डर याद होगा तभी आपको फायदा होगा, और याद नहीं होगा तो फायदा नहीं। मुझे याद होने ना होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको तो एग्ज़ाम देना है तो आपको याद करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। NR3 प्लस, NH3 प्लस, NO2, CF3, CN, SO3H, CHO, COR, OOH मतलब COOH, COX, ये XCl Br है, मतलब पहले F फिर Cl फिर Br फिर I, ठीक है। इसके बाद COOR, CONH2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, ठीक है। NH2, NH2 से ज़्यादा होता है
C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर NH2। इसके बाद आ जाता है C6H5, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद H है, अब क्या लिखें, ठीक है। तो ये अब इसका तो 0 होता है। तो ये ऑर्डर है। यहाँ पर आपको जो मेन ज़्यादातर चीज़ें आपको याद रहती है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये और ये। अक्सर बच्चा COOH को आगे और CHO को पीछे कर देता है। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको कि CHO को ही आपको आगे रखना है और COOH को ही आपको पीछे रखना है। तो आप ये ऑर्डर लिखेंगे, याद करेंगे पूरा, और याद करेंगे। हम अगली क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो कुछ इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन की बात तो नहीं कर सकते, जब तक तीनों इफेक्ट ना पढ़ा जाए और मिला के क्वेश्चन ना करा जाए तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपाउंड जब हम लेते हैं तो उसके अंदर केवल इंडक्टिव इफेक्ट तो लगेगा नहीं, उसमें रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन भी लग सकता है। और जब तक आप तीनों इफेक्ट को जानो नहीं तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को अभी करना स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी आप जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा आप वैसे वैसे ही करेंगे, बिल्कुल आगे नहीं भागेंगे। अगर आप आगे भागेंगे तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो इसलिए आप मेरे साथ चलेंगे, ठीक। जैसे मैं कराता जाऊँगा वैसे करेंगे। नमस्कार।